एबीपी 24 न्यूज पर अब वक्त हो चला है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। इंडिया ने चेन्नई में खेले जा रहे टेस्ट के चौथे दिन दूसरी पारी में इंग्लैंड को 317 रन से हराकर जीत दर्ज की। अश्विन को 8 विकेट मिले तो वहीं अक्षर पटेल को 7 विकेट। आज भारत में वसंत पंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री समेत कई दिग्गज नेताओं ने भारतवासियों को इस दिन की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देते हुए कहा, मेरी कामना है कि बसंत पंचमी का आगमन सभी देशवासियों के जीवन में सुख समृद्धि का संचार करे। तो वहीं उपराष्ट्रपति ने शुभकामनाएं देते हुए कहा, विद्या की देवी माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमें हमेशा शिक्षा और संस्कार का आशीर्वाद दें। ऋतुराज वसंत का ये पर्व हम सभी के जीवन में समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली लेकर आए। प्रधानमंत्री ने इस पावन दिन पर कहा, बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को इस दिन की हार्दिक बधाई। गृह मंत्री ने कहा, उमंग व ऊर्जा के प्रतीक बसंत पंचमी के पावन पर्व की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। विद्या की देवी माँ सरस्वती सबके जीवन में ज्ञान, समृद्धि व उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें, ऐसी मेरी कामना है। रक्षा मंत्री ने कहा, ये पावन पर्व आपके जीवन में हर्ष, उल्लास, ज्ञान और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। केंद्र सरकार ने स्थानिक नीतियों में बदलाव किया है। इस बदलाव से ये नीतियां काफी सरल हो रही हैं। इससे कारगिल युद्ध जैसी तनावपूर्ण स्थिति में विदेशी एजेंसियों पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने इस स्थानिक नीति में परिवर्तन को लेकर कहा, इस परिवर्तन से निजी कंपनियों के साथ इस क्षेत्र में हिस्सेदारी बढ़ने से इस क्षेत्र में नवोन्मेष बढ़ेगा और लोकेशन आधारित स्टार्टअप को भी बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और ये कदम उसी दिशा की ओर एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। इससे देश के नक्शे तैयार करने की नीति उदार हो जाएगी और स्थानिक डेटा तैयार करना व उसे सरकार को हासिल करना बेहद ही आसान हो सकेगा। इससे न सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर बल्कि शोध संसाधनों से लेकर किसानों तक को मदद मिल सकेगी। विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री हर्षवर्धन ने इस संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा, स्थानिक डेटा को पाने के लिए लागू की जा रही नई नीति डेटा को पाने और तैयार करने के नियम आसान करने से अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों को लाभ मिल सकेगा और इस तरह से 2030 तक स्थानीय डेटा का क्षेत्र करीब 1 लाख करोड़ रुपए तक का फायदा ले सकेगा। टीएमसी आगामी चुनाव में पश्चिम बंगाल में अपनी सत्ता बचाने के सारे प्रयास कर रही है। ममता बनर्जी बंगाल में अपनी सत्ता खोने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। ममता बनर्जी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए एक बड़ा प्रयास किया है। ममता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में मात्र 5 रुपए में भरपेट भोजन खिलाने की योजना शुरू की है। इस योजना का नाम ममता ने मां रखा है। इस योजना के तहत गरीब लोगों को 5 रुपए की थाली में दाल, चावल, 1 सब्जी और अंडा करी खिलाई जाएगी। इन रसोई घरों का संचालन स्व सहायता समूह करेंगे और प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक ये सेवाएं चलाई जाएंगी। इस योजना का विस्तार धीरे धीरे पश्चिम बंगाल के अन्य शहरों में भी किया जाएगा। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने पहले से ही बजट में प्रावधान कर दिया था। ममता ने कल केंद्र पर निशाना साधते हुए एलपीजी के दामों में लगातार वृद्धि को मुद्दा बनाकर कहा, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी एलपीजी और डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि करती है और जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं वो इसे कम करना शुरू कर देती है। महंगाई की मार से जनता त्रस्त है, लेकिन सरकार हमेशा राजनीति करती है। ऋषिगंगा में आई बाढ़ में अब तक
30 लाख रुपए तक का नुकसान हो चुका है। इंसानी मृत्यु के साथ साथ जीव जंतुओं ने भी इस त्रासदी में अपनी जान गंवाई है। सीमंत गांव बैंड में अभी भी बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए काम चल रहा है। ऊर्जा के अधिकारी अधिशासी अभियंता कैलाश कुमार के अनुसार करीब 3 किमी बिजली लाइन टूट गई है, जिससे गांव की बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। आपदा में 32 बिजली के पोल और 3 ट्रांसफार्मर बह गए थे, जिस कारण रैणी से पैंग गांव जाने के लिए सड़क और पैदल रास्ते भी टूट चुके हैं। ट्रांसफार्मर, बिजली के पोल और तार भी क्षेत्र में पहुंचाया जा रहा है। आपदा के बाद घाटी में बने कठिन हालातों में कर्मचारी और मजदूर लाइन बिछाने का काम कर रहे हैं। जल्द ही गांव में बिजली पूर्ति की जाएगी। गांव में प्रशासन की तरफ से सोलर लाइट बांटी जा रही है। विभाग की तरफ से गांव में जनरेटर भी भेजा गया है ताकि लोग अपना मोबाइल फोन चार्ज कर सकें। उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार के अनुसार चमोली आपदा में राहत बचाव कार्य और सर्च ऑपरेशन 24 घंटे चलाया जा रहा है। सुरंग से मिले 2 शवों में से एक की शिनाख्त की गई थी। मृतक का नाम अनिल है और वो कालसी देहरादून का रहने वाला था। टनल में से 11 शव निकाले जा चुके हैं और कुल शवों की संख्या 58 है। 7 फरवरी को ग्लेशियर टूटने के कारण आई त्रासदी में 206 लोग लापता हो गए थे, जिसमें से अभी तक 146 लोग लापता हैं। उत्तराखंड में सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज के अनुसार चमोली में ग्लेशियर फटने की घटना की सभी एंगलों से जांच की जा रही है। इसके लिए एक विभाग बनाया जाएगा। जिला अधिकारी स्वाति एस भदौरिया के अनुसार सुरंग से मलबा हटाने का कार्य जारी है। मलबे में मिल रहे शवों का मौके पर ही पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा जा रहा है। भारत में 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान प्रारंभ हुआ था, जिसके साथ ही सरकार ने कोविन ऐप लॉन्च की थी। ऐप में तकनीकी दिक्कतें आने की वजह से टीकाकरण अभियान पर असर पड़ रहा है। कोविन ऐप के साथ साथ कोविड-19 वैक्सीन लेने वालों की पहचान करने में मुश्किल हो रही है, जिस वजह से वैक्सीन के दूसरे डोज के टीकाकरण कार्यक्रम पर असर हो रहा है। 6 राज्यों में ऐसी खबरें आई हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार और राजस्थान शामिल हैं। इन राज्यों में वैक्सीन की दूसरी डोज देने का काम सोमवार से शुरू हो गया था, तो वहीं बंगाल, गोवा, हरियाणा और तमिलनाडु में शनिवार से दूसरे डोज का टीकाकरण प्रारंभ किया जाएगा। 28 दिनों के अंतराल के बाद दूसरे डोज का टीका लोगों को लगाया जाएगा। पश्चिम बंगाल में 7,273 लोगों को दूसरी डोज दी गई है, जबकि कोविड-19 की पहली डोज पश्चिम बंगाल में करीब 15,000 लोगों ने ली थी। पश्चिम बंगाल के साथ साथ पंजाब में दूसरे चरण में 59 लोगों को ही टीका लगाया गया है, जबकि 16 जनवरी को प्रारंभ हुए टीकाकरण अभियान में 1,319 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका दिया गया था। इस वक्त भारत में टीकाकरण अभियान के लिए 2 स्वदेशी वैक्सीन, कोविशील्ड वैक्सीन और कोवैक्सीन का प्रयोग टीकाकरण अभियान में किया जा रहा है। पहली और दूसरी डोज के बीच 2 हफ्ते का अंतर रखने के लिए कहा गया है। डॉक्टरों के अनुसार बिना दूसरी डोज के वैक्सीन का असर नहीं दिखेगा। सेलिब्रिटीज द्वारा कृषि आंदोलन को लेकर किए जा रहे ट्वीट की जांच महाराष्ट्र सरकार ने जब शुरू की थी, तो जांच में कई बड़ी बातें सामने आई थी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री की जांच में भारतीय जनता पार्टी IT सेल प्रमुख समेत सोशल मीडिया पर प्रभाव डालने वाले लोगों का नाम सामने आया था। किसान आंदोलन के समर्थन में कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के ट्वीट पर पलटवार करते हुए भारत की कई प्रमुख हस्तियों ने ट्वीट किया था, जिसकी जांच कराने के संबंध में ये खुलासा हुआ है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा, हस्तियों के ट्वीट की जांच कराने के संबंध में दिए गए उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। उन्होंने कभी भी सेलिब्रिटीज के ट्वीट की जांच करने की बात नहीं कही थी। उन्होंने आगे कहा, मैंने हस्तियों के ट्वीट के मामले में भाजपा IT सेल के विरुद्ध जांच करने को कहा था, लेकिन हस्तियों के विरुद्ध नहीं। लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर जैसी हस्तियों के खिलाफ जांच नहीं की जाएगी। उनके खिलाफ जांच का सवाल ही नहीं उठता है। कृषि कानून के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों द्वारा हस्तक्षेप के बाद बॉलीवुड के कई अभिनेता और अभिनेत्रियों ने पलटवार किया था, जिसके पश्चात
क्रिकेट जगत के भी काफी जाने माने लोग भारत के समर्थन में अंतरराष्ट्रीय हस्तियों पर पलटवार करते हुए नजर आए थे, जिस पर मुंबई कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा था, भाजपा दबाव में जाने माने लोगों की ओर से ट्वीट करवा रही है, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दिए थे। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच कई महीनों से चलते आ रहे तनाव की स्थिति के सुधरने के आसार नजर आ रहे हैं। हाल ही में दोनों देशों ने अपनी सेनाओं को पीछे लिया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. स्वामी ने आरएसएस पर आरोप लगाते हुए कहा, आरएसएस चीन ने फिंगर 4 क्षेत्र को खाली करना शुरू कर दिया है। चीन ने यहां अपने निर्माण कार्य को भी ध्वस्त करना प्रारंभ कर दिया है। पैंगोंग झील, फिंगर 4 क्षेत्र और एलएसी का जिक्र लगातार हो रहा था। हालांकि चीन द्वारा की जा रही इस पहल को भारत ने कूटनीतिक जीत के रूप में देखना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ महीनों से दोनों देश की सेनाएं एलएसी पर अपने अपने क्षेत्रों में गश्त लगा रही थीं। भारत और चीन सीमा को विभक्त करने वाली एलएसी 3 सेक्टरों में बटी हुई है, जिसमें पहला सेक्टर अरुणाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम तक है, दूसरा सेक्टर हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड से सटा हुआ है, तो वहीं तीसरा लद्दाख है। भारत का दावा है एलएसी पर सीमा फिंगर 8 तक है, जबकि चीन का दावा है फिंगर 2 तक एलएसी है। 8 वर्ष पूर्व चीन की सेना ने फिंगर 4 तक स्थायी निर्माण की कोशिश की थी। उस समय भारत ने इसका विरोध किया था, जिसके बाद इसे ध्वस्त कर दिया गया था। भारत का नियंत्रण फिंगर 4 तक है, तो वहीं फिंगर 8 से चीन की सेना पोस्ट है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. स्वामी ने आरएसएस पर आरोप लगाते हुए कहा, आरएसएस अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा देने वाले लोगों के घर पर निशाना लगा रहा है। आगे कुमारस्वामी ने कहा, नाजियों ने जर्मनी में जैसा किया था वैसे ही आरएसएस कर रहा है, क्योंकि आरएसएस का जन्म भी उसी समय हुआ था जब जर्मनी में नाजी पार्टी की स्थापना हुई थी। उन्होंने इस संबंध में चिंता व्यक्त करते हुए कहा, अगर आरएसएस की तरह नीतियां लागू करेगा तो क्या होगा। देश में अब लोगों के मूलभूत अधिकार छीने जा रहे हैं। देश में आपातकाल है, क्योंकि लोग खुलकर अपने विचार व्यक्त नहीं कर रहे हैं। वर्तमान रूप से पता चल रहा है कि इस समय देश में कुछ भी हो सकता है, जैसे जर्मनी में नाजियों ने हिटलर के समय में किया था, जब लाखों लोगों ने अपनी जिंदगियां गंवाई थी। उसी तरह से कुछ प्रतीत हो रहा है। कुमारस्वामी के इस आरोप पर आरएसएस के मीडिया प्रभारी ई प्रदीप ने कहा, कुमारस्वामी के बयान इस लायक ही नहीं है कि उनका जवाब दिया जाए। इस आरोप का जवाब देना उचित नहीं है। भारत में कोरोना के मामलों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,121 मामले सामने आए हैं। 81 लोगों ने इस महामारी के कारण अपनी जान गंवाई है और 11,800 लोगों ने इस महामारी को मात दी है, जिससे इस महामारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या लगभग 1,06,33,000 को पार कर गई है। तो वहीं इस महामारी से मरने वालों की संख्या लगभग 1,55,000 के पार चली गई है। अब तक भारत में कुल संक्रमण का आंकड़ा लगभग 1,09,25,000 के पार पहुंच गया है। इस समय भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 1,36,872 है। 87,20,822 लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। बिहार बोर्ड में 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 17 फरवरी से प्रारंभ हो रही हैं। ये परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होकर 24 फरवरी तक चलाई जाएंगी। परीक्षा के लिए बोर्ड ने तैयारियां कर ली हैं। ये परीक्षाएं 24 फरवरी तक राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। छात्रों को एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों के लिए बोर्ड की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक है, जिसमें पहला, बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा देने जाते वक्त अपना एडमिट कार्ड जरूर रखें। छात्रों के पास कोविड काल को देखते हुए सैनिटाइजर होना आवश्यक है। इसके साथ ही परीक्षा में प्रवेश से लेकर निकास तक फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। प्रत्येक छात्र को परीक्षा शुरू होने से पहले 10 मिनट परीक्षा केंद्र में पहुंचना होगा। परीक्षा स्थलों पर धारा 144 लागू कर दी गई है।
छात्रों को परीक्षा केंद्रों में बंद जूते और मोजे पहनने की अनुमति नहीं है। किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को परीक्षा केंद्र में अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मोबाइल फोन परीक्षा हॉल के अंदर पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने कक्षा 12 की परीक्षा 1 फरवरी से 13 फरवरी तक आयोजित कराई थी। इस परीक्षा में कुल 13.50 छात्र उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट AVP 24 न्यूज लखनऊ।